सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी सारी क्लासेस आपने कर ली होगी, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब धीरे धीरे आप जीके जीएस में माहिर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब चलिए आंसर कीजिएगा। तो आप कमेंट करके बताया करो यार, 10 में से कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, कितना सही हुआ। ठीक है, तो वो किया करो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न दबाव का क्षेत्र है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे तो क्यों चलती है हवा, इसका जवाब आपको मिलने वाला है। ठीक है आज, तो चलो ITCZ इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझते हो आप? इसका फुल फॉर्म पहले लिखो तो समझ जाओगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस मतलब मिलना होता है। ठीक है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो अब इसको अच्छा, इसका एक और नाम होता है वो भी बता दो आप। ठीक है, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम होता है? उसका डोलड्रम्स के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा ये भी। तो डोलड्रम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, डोलड्रम्स भी आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं तुम्हें ITCZ समझाता हूँ। आ जाओ, ये है, हाँ यही तो है। पहले आप हवाएं देख लो कैसे चलती हैं, फिर ITCZ तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, उससे मैंने ये इमेज कट की है। तो ये देखो 0 डिग्री है, आपकी इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर होती है गर्मी, यहाँ क्योंकि सूरज की किरणें पड़ती हैं सीधे, यहाँ पे खूब गर्मी होती है, जिससे यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, तो देखो गर्म होकर हवा ऊपर उठ रही है। अरे यार, इससे तो बहुत वो हो जाएगा, चलो इससे करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये गर्म होकर देखो हवा ऊपर उठ रही है यहाँ से। ठीक है, गर्म होकर हवा उठी तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बना आपका लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया पूरे इक्वेटोरियल लो में बन गया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया इक्वेटोरियल लो। ठीक है, तो क्योंकि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ। ठीक है, ये हवा ऊपर। तो अब हवा कैसे चलती है, मैंने आपको बताया है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये देखो ये मूवमेंट हो रही है, इनको मूव करना था ऐसे, ये 0 डिग्री मान लो, तो इनको मूव करना था ऐसे। ठीक, ऐसे ही मूव करना था। तो ये टेढ़ी मेढ़ी कैसे होगा, ये वाली ऐसे मूव कर रही हैं, ये वाली ऐसे मूव कर रही हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ किस इफेक्ट के कारण? कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आ जाओ यहीं पर देखो। देखो, तो ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्रिएट हुआ आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हवा चलती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, तो ये हवा चलती है, विंड डायरेक्शन हो गया, क्योंकि इधर तो हाई प्रेशर है दोनों तरफ। ठीक है, तो अब ऐसे चलने, बट कोरियोलिस मतलब जो अर्थ घूमती है ना, तो उसके कारण कोरियोलिस इफेक्ट लगता है, और कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, ठीक है, जो आपका देखो कोरियोलिस फोर्स हो गया, कोरियोलिस फोर्स, इस फोर्स के कारण क्या होता है, इस फोर्स के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन होता है, राइट चेंज हो जाता है, राइट वर्ड्स हो जाती हैं, और साउथ हेमिस्फीयर में विंड कैसे चेंज, डायरेक्शन कैसे, लेफ्ट की ओर चेंज होती है। ठीक है, तो अब कैसे देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट वर्ड कैसे हो गया, तो राइट वर्ड ऐसे। ठीक है, ये चलो, तो ऐसे विंड हो गई, और इधर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में ऐसे। ठीक है, लेफ्ट वर्ड हो गई। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, तो ऐसे डायरेक्शन हो गया। तो ये फाइनली कैसा डायरेक्शन मिलता है हमें, ये ऐसा डायरेक्शन मिलता है। ऐसी हमने डायरेक्शन देखी। अब ये दोनों विंड्स जहाँ पे मिलती हैं, जो इस रेखा पे अगर मिल रही हैं, तो इसी को कहते हैं हम ITCZ। तो ITCZ इसको लो प्रेशर सेंटर होता है। ठीक है, तो मतलब कौन सा, निम्न दबाव क्षेत्र, मतलब निम्न दबाव ही तो है ये हमारा, तब यहीं तो मिल रही, तो इसी को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। ये इतना क्लियर हो गया ना, आप तो चलो पता चल गया। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होना ही है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये सब हो गया। अब ये देखो, अब इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, अच्छा आओ यहाँ पे ही देख लो, तो ये जो देखो इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ट्रेड विंड्स के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि हमेशा सेम चलती हैं, और ये व्यापारिक हवाओं के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इससे व्यापार करने में जहाज़ों को सहायता मिलती है, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो कन्वर्जेंस सेंटर होता है, इसको इक्वेटोरियल लो या यहीं पर ITC जो होती है। इट डजंट डिपेंड कि मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये जो ITCZ है हमेशा भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर हो, ये ऊपर नीचे भी होती है, ये शिफ्ट भी होती है, मैं भी बताऊंगा शिफ्ट कैसे होती है। ठीक है, तो आप पहले इतना समझ लो ITCZ बन कैसे गई। ठीक है, ये देखो, ये उधर ऊपर वाली, इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट, इनको एक और नाम से भी जानते हो आप, नॉर्थ ईस्टर्लीज के नाम से जानते हो। तो नॉर्थ ईस्टर्लीज,
तो नॉर्थ ईस्टर्लीज और इनको साउथ ईस्टर्लीज, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्लीज, तो ये तो आपको पता है इनको, ठीक है। ये दोनों जहाँ कन्वर्ज करती हैं उसी को ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। डोल्ड्रम्स इन्हीं को कहते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब चलो, अब ये शिफ्टमेंट कैसा होता है, देखो मैं ITCZ का शिफ्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था जब मैंने मानसून वाला क्वेश्चन किया था, है ना। तो चलो शिफ्ट, अब ये टोटली डिपेंड्स ऑन किसने, सन की मूवमेंट पे। सूरज जैसे ही घूमेगा, मूव करेगा, मूवमेंट पे, सन मूवमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब सूरज की मूवमेंट पे डिपेंड करता है ITCZ का मूवमेंट। देखो, तो नॉर्थ एंड साउथ मूवमेंट होता है ये, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ तक इसका मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है, ITCZ का। तो ये आपको देखना है, और ये सीजनली चेंज होता है। जैसे आप इसको देखोगे जुलाई वगैरह में, तो जुलाई वगैरह में जो ITCZ, कहाँ दिखा दूँ मैं तुम लोगों को, आ जाओ, ये पेज तो है, ये है जैसे, ठीक है, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पर ये मान लो जुलाई वगैरह पे कैसे शिफ्टमेंट हो जाता है, ये देखो ऐसे। तो ये ITCZ है, जुलाई वगैरह पे ऐसा है, और दिसंबर वगैरह पे जनवरी, और क्या हो गया यार, चलो, तो दिसंबर वगैरह पे ऐसे। अब सर्कल यहाँ पर नीचे कम शिफ्ट हुआ है ऊपर, ये वाली रेखा जुलाई के टाइम होती है, जुलाई में ITCZ की स्थिति है, ITCZ की स्थिति, और ये जनवरी में, ठीक है, ठंडियों में, क्योंकि ठंडियों में सूरज चला जाता है नीचे मकर रेखा की ओर, ठीक है, और गर्मियों में रहता है ऊपर, ठीक है। तो ये आपको इसी वजह से, अभी क्योंकि इधर का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहाँ लैंड मास ज़्यादा है, इस वजह से गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसका शिफ्टमेंट भी ज़्यादा होता है। और साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पर लैंड मास कम है, वाटर एरिया ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर गर्मी उतना कम होती है, और इसका शिफ्ट भी कम होता है, ठीक है। तो ये आपको रीज़न है इसका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है, क्योंकि नो मोर शिफ्ट, क्योंकि लैंड मास कम है इधर, ठीक है। चलो, तो ये शिफ्टमेंट होता है ITCZ का, टोटली डिपेंड्स ऑन द सन मूवमेंट, सीजनली शिफ्ट होती हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। तो ये आपका ITCZ करेक्ट आंसर हो गया। अब हार्श लैटिट्यूड, इनके बारे में पढ़ते हैं। हार्श लैटिट्यूड यहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पर, अब ये हवाएं आई ऊपर, ठीक है, असेंड होके, ठीक है, ऊपर आई, फिर ये ऐसे गई, और यहाँ पर फिर डिसेंड होती हैं हवाएं, मतलब क्योंकि यहाँ पर ठंडा होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी हवाएं डिसेंड होती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ लगभग ये 30 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो 30 डिग्री जो होता है नॉर्थ एंड साउथ में, हॉर्स लैटिट्यूड मिलते हैं 30 डिग्री में, ठीक है। इनको मिड लैटिट्यूड्स के नाम से भी जाना जाता है, या मिड लैटिट्यूड, ठीक है, मिड लैटिट्यूड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिड लैटिट्यूड्स के। ठंडी हवा नीचे सबसाइड करती है, ये जो ठंडी हवा है आपकी, ऐसे ज़्यादा दिक्कत हो रही, चलो, तो ठंडी हवा आपकी नीचे सबसाइड कर रही है, देखो इधर भी कर रही है, इधर भी कर रही है, ठीक है। ठंडी हवा अब नीचे जा रही है, सबसाइड कर रही है, मतलब अब यहाँ पर अगर ठंडी हवा नीचे जाएगी तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नो मोर क्लाउड, यहाँ पर कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नो क्लाउड्स, ठीक है, आसमान साफ होगा, ठीक है। तो नो क्लाउड्स होगा, आसमान साफ होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो हाई प्रेशर बेल्ट होता है सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो यहाँ पर क्या होता है, जब जहाज़ चल रहे होते हैं तो इनको जहाज़ों के लिए अगर कोई हवा ही नहीं चल रही होगी, इतना सब्सिडेंस के कारण हवा के सिर्फ मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर हार्स ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो पुराने ज़माने में हार्स ट्रेडिंग होती थी, मतलब व्यापार करने के लिए घोड़ों को नाव में ले जाया करते थे, ठीक है। तो हॉर्स ट्रेडिंग हुआ करती थी, और जब जहाज़ को चलने में दिक्कत होती है, मूव नहीं कर पाती थी, तो घोड़े ये लोग फेंक देते थे नदी में, घोड़े फेंक देते थे, घोड़ों अपनी जान बचाओ, घोड़ों को जाने दो, इसलिए इनका नाम पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। चलो, हॉर्स लैटिट्यूड कन्फर्म। फ्रिजिड जोन किसे कहते हैं, फ्रिजिड जोन तो आपका ये एरिया है, ठीक है, ये जो 60 डिग्री एंड हाफ से 66 है यार, ये 60 कैसे आ, तो 66 डिग्री एंड हाफ से ऊपर का जो एरिया है ये फ्रिजिड जोन, और नीचे भी ऐसे फ्रिजिड जोन, और ये पोल्स तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको पता हो, नॉर्थ एंड साउथ में फ्रिजिड जोन पाए जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, मैंने सब कुछ बता दिया। चलो ठीक है, तो इसका ITCZ आपका आई होप क्लियर कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। शिफ्टमेंट कैसे होता है सब कुछ पता चल गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2, देवानाम प्रियदर्शी निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से किसका दूसरा नाम है, ठीक है। देवानाम प्रिया, पहले तो अब बिंदुसार के पास, बिंदुसार ये किसका पुत्र है, बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, इनका नाम जानते हो, यही तो है मेन संस्थापक,
है ना। तो मेन जो संस्थापक हैं किसके, मौर्य संस्थापक, मौर्य काल के संस्थापक, मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने हराया था घनानंद को, ठीक है, घनानंद को। तो ये सब आपको ध्यान रखना, घनानंद को इन्होंने हराया था और मौर्य राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो इनके पुत्र थे बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार के बारे में क्या याद रखोगे, बिंदुसार इनका एक दोस्त थे, ठीक है, इनके दोस्त थे एंटियोकस। तो क्या नाम था इनके दोस्त का, एंटियोकस, ठीक है। तो एंटियोकस फर्स्ट, ये कहाँ के राजा थे, सीरिया के। इनसे इन्होंने 3 चीज़ें मांगी थी। 3 चीज़ें क्या क्या मांगी थी, एक तो फिक्स मांगे थे, फिक्स, अंजीर, फिलोसफर दार्शनिक मांगा था, फिलोसफर, और क्या मांगा था, फिलोसफर दार्शनिक मांगा था, एंड वाइन। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने अपने दोस्त से मांगी, बट इन्हों से फिलोसफर को छोड़ के फिक्स एंड वाइन भेजी थी सिर्फ एंटियोकस फर्स्ट ने, जो सीरिया का राजा था, ठीक है। चलो, तो इतना बात इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब अशोक आते हैं, जो बिंदुसार का पुत्र था। तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो अशोक के बारे में अब देखते हैं, ठीक है, अशोक के बारे में और करते हैं, चलो। तो अशोक का ही नाम मिलता है देवानाम प्रिय, ठीक है। इन्हीं का नाम था देवानाम प्रियदर्शी। ये कैसे पता चला भाई कि इनका ही नाम था, क्योंकि ये 14 रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं और कुछ माइनर एडिक्ट्स मिलते हैं इनका, है ना। तो ये तो आपको पता है 14 रॉक एडिक्ट्स, तो 14 रॉक एडिक्ट्स है, प्लस कुछ माइनर एडिक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो माइनर एडिक्ट्स में जिनमें से 4 में से इनका यही नाम मिलता है, उन्हीं 4 में से यही नाम मिलता है। क्या क्या नाम है उनके, देखो, एक तो मास्की वाला हो गया, तो मास्की का हो गया, मास्की हो गया। दूसरा नेट्यूर, तो मास्की, नेट्यूर, और कौन, गुज्जर हो गया, तो मास्की, नेट्यूर, गुज्जर, और को तीसरा ब्रह्मगिरी हो गया, चौथा, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी। तो इन चारों में जो माइनर ये शिलालेख थे, इन चारों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। और ये चारों कहाँ है, मास्की कहाँ है आपका, मास्की है आपका कर्नाटक में, नेट्यूर का, नेट्यूर आंध्र प्रदेश में, गुज्जर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और ब्रह्मगिरी आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इन चारों में अशोक का नाम ये देवानाम प्रियदर्शी मिला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पहली बात। अच्छा, कुछ और बताओ, जो ये मेजर एडिक्ट्स थे अशोक के, उनमें से एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में किस में बात की गई है, मतलब पशुओं की बलि नहीं दिया जाएगा। तो एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में किस में बात की है इन्होंने, एनिमल सेक्रीफाइस हो गया। कलिंग वार के बारे में, ठीक है, कलिंग वार के बारे में किस में बात हुई है, ये भी बताओ। और क्या, टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन, ठीक है, तो ये भी बताओ, टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन, इसके बारे में बताओ। अच्छा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे आपको कि कलिंग वार का जिक्र कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है इसी वजह से। अच्छा, एक और बताओ, धम्म घोष इन प्लेस ऑफ भेरी घोष को कहाँ चेंज, किस में मिलता है, तो धम्म घोष, ठीक है, धम्म घोष के बारे में। तो धम्म घोष इन प्लेस ऑफ भेरी घोष, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ भेरी घोष, ठीक है। तो युद्ध की नीति छोड़कर आप धर्म की नीति पे जाने वाले हो, तो ये कहाँ मिलने वाला था, तो ये सब बताना है, ठीक है आपको। चलो, तो एनिमल सेक्रीफाइस किस एडिक्ट में मिलता है, एनिमल सेक्रीफाइस मिलता है आपका पहले फर्स्ट मेजर में। तो पहला जो मेजर एडिक्ट था उसमें मिलता है, ठीक है, उसमें मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कलिंग वार किस में मिलता है, ये 13वें शिलालेख में मिलता है। ये कब हुआ था, तो 261 BC में, ठीक है, 261 BC में हुआ था। और इसके राज्याभिषेक के 8 साल बाद ही ये युद्ध हो गया था, 8 साल बाद ही। तो 269 BC वगैरह में इसका राज्याभिषेक हुआ था, तो 8 साल बाद ही कलिंग वार इसने लड़ लिया, ठीक है। और टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, ये किस में मिलता है, ये 12वें एडिक्ट में, ठीक है, 12th नंबर के एडिक्ट में मिलता है। और धम्म घोष इन प्लेस ऑफ भेरी घोष, ये किस में मिलता है, ये 4थे में, ठीक है, तो 4थे में मिलता है। तो ये आपको इतनी बातें आपको याद रखनी। एक बात और यहाँ पे लिख लो, सेलोन या श्रीलंका। तो सेलोन या श्रीलंका से इसका क्या संबंध है, इसने किसको भेजा था यहाँ और क्या करने भेजा था। इसने सेलोन और श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा, अपने पुत्र और पुत्री को भेजा। तो महेंद्र एंड संघमित्रा, इनके पुत्र और पुत्री का नाम है ये, महेंद्र एंड संघमित्रा। इन्हें भेजा यहाँ पर किस लिए, बुद्धिज्म का प्रसार करने के लिए। तो किस प्रकार का बुद्धिज्म, ये भी ध्यान रखो। तो बुद्धिज्म जो कि हीनयान कैटेगरी का, ठीक है। तो हीनयान कैटेगरी का जो बुद्धिज्म था, तो हीनयान को इसका प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिसको सीलोन के नाम से जानते थे तब हम, ठीक है। चलो, और क्या लिख सकते हो, और हाँ, एक चीज़ और लिखो। अच्छा, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनके टाइम पर, तो बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी हुई थी, ये कौन से नंबर की हुई थी, तो
ये कौन सा बता पाओगे आप लोग? तो ये हुई थी तीसरे नंबर की, 3rd नंबर की हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। मैंने बताया था ना, तो याद करो आप लोग, मैंने इसके साथ एक ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में ये हुई थी, पाटलिपुत्र। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पाटलिपुत्र में हुई, कब हुई थी? 250 BC में। तो 250 BC में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? प्रेसाइडेड बाई मोगलीपुत्र तीसरे, ठीक है। तो मोगलीपुत्र तीसरे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो ये आपको कुछ और बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक महामात्र ऑफिसर होता था जो इसकी देखरेख करने के लिए था, धम्म घोष की, सॉरी महामात्र नहीं, धम्म महामात्र होता था, ठीक है। अच्छा, किस लैंग्वेज में ये सब शिलालेख मिले थे? लैंग्वेज मोस्टली 2 ही थी, लेकिन लैंग्वेज देखो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, और प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेना, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बिंदुसार मत मार्क कर देना तुम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? 1857 रिवोल्ट, तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ भैया? यही, इसी की तो चर्चा चल रही है। चलो, तो अच्छा, इमीडिएट कॉज क्या था? इसका मतलब तात्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट कॉज बताओ, कोई बता सकता है इमीडिएट कॉज? और वो किस वजह से था ये भी बताओ, कहाँ था, क्यों था? तो यूज ऑफ, मतलब जो चर्बी युक्त कारतूस यूज करते थे ना सैनिक, उसका कारण था यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज, ठीक है। तो यूज ऑफ चर्बी, जो कारतूसों में जो चर्बी का यूज हो रहा था, यही था तात्कालिक कारण, ठीक है। अब इसमें क्या होता था? सूअर और गाय, तो सूअर एंड गाय की चर्बी यूज की जाती थी, सूअर एंड गाय। अब सूअर देखो, मुसलमानों में सूअर अपवित्र माना जाता है, इस वजह से मुस्लिमों में रोष आया, और गाय हिंदुओं में मतलब हिंदुओं को मांस, गाय के लिए, मतलब हिंदुओं के लिए गाय कितना पवित्र होती है, तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों में आक्रोश आ गया, उन्होंने विद्रोह किया। बट वो लोग माने नहीं, तो मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो मंगल पांडे, आपको पता है ना मंगल पांडे का नाम, इनका तो भूलिएगा मत। तो मंगल पांडे, तो इन्होंने क्या किया, अपने एक ऑफिसर को उड़ा दिया, अपने ऑफिसर को गोली मार दी, शूट कर दिया। ये कहाँ से था संबंधित है? बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, इन्होंने अपने एक ऑफिसर को मार दिया। इसी चक्कर में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो फांसी मिल गई इनको, तो ये बेचारे बहुत ही कम उम्र में निपट लिए, ठीक है। अब इनका विद्रोह करने के लिए एक, मतलब ग्रुप का निर्माण हुआ, जिसका क्या नाम था? सिपॉय म्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा, सिपॉय म्यूटिनी के नाम से, ठीक है। सिपॉय म्यूटिनी के नाम से जाना गया। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो बताता हूँ स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये मेन आपका? तो मेन स्टार्ट हुआ था ये आपका 10 मई 1857। तो 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, कब? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, और 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ से ही, ठीक है। तो मेरठ से स्टार्ट हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। केवल ये कन्फाइंड था, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में लोगों ने भाग लिया इसमें, साउथ इंडिया में भाग नहीं लिया, इसी वजह से ये असफल भी रहा। तो यही मेन कारण रहा असफल होने का इसका। बाकी इतना अच्छा हुआ था ना नॉर्थ इंडिया में, जैसे साउथ में हो जाता तो फिर क्या ही हो जाता। चलो, तो अब कुछ मैं आपको इस प्लेसेस के नाम बताता हूँ, आपको आंसर करना है, ठीक है। तो अब झांसी में बताओ, झांसी में किसने नेतृत्व किया इसका? झांसी में, झांसी का बताओ, दिल्ली का बताओ। झांसी का, दिल्ली में, कानपुर में, तो कानपुर में कौन नेता था? कानपुर में नेता कौन था? लखनऊ में, तो लखनऊ का भी बताओ, लखनऊ में कौन नेता था? फैजाबाद में बताओ, फैजाबाद, और बरेली में भी बताओ, ठीक है। तो फैजाबाद एंड बरेली का भी बताओ। बरेली में कौन था यार? बरेली का आपको पता ही होगा, बरेली आपको क्वेश्चन में देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, तो झांसी में कौन था? झांसी में खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई, है ना। इनको हम मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो यहाँ झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। लगभग कब? जून 1857 में यहाँ स्टार्ट हुआ विद्रोह, जून 1857 में। दिल्ली में कौन था? दिल्ली में यार, दिल्ली में थे हमारे बहादुर शाह जफर। हमने क्या किया ना, हमने कहा कि यार किसी को तो नेता तो बनाना पड़ेगा, तो मुगलों के हमने अपना नेता बनाया, बट ये बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की ही पेंशन पे पल रहे थे।
बट इनको ज़बरदस्ती बना लिया गया, ठीक है। तो ये एक कठपुतली थे, बट इनका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व करने वाला कौन था? भक्त खान, ठीक है। तो जनरल भक्त खान था, जनरल भक्त खान इसका नेतृत्व किया इसने यहाँ से, तो ठीक है। भक्त खान का आप यह ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ लगभग कब स्टार्ट हुआ था? तो मई 1857 में यहाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है। कानपुर में कौन था नेता? कानपुर में मेन नेता थे नाना साहब जी। तो नाना साहेब और बाद में यहाँ पर तात्या टोपे भी आए, ठीक है। तो तात्या टोपे, बाद में तात्या टोपे का नाम भी देखने को यहाँ मिलता है। लखनऊ में नेता किसने था? बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में प्रमुख नेता थी बेगम हजरत महल, ठीक है। तो बेगम हजरत महल, अरे क्या लिख दिया मैंने, चलो। तो बेगम हजरत, ठीक है। तो बेगम हजरत महल लखनऊ में यहाँ प्रमुख नेता थी। फैज़ाबाद में कौन था? फैज़ाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो नाम लिखो इनका, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधे पूछे जाएंगे आपसे और आपको याद करना पड़ेगा इनके, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा फैज़ाबाद के लिए। बरेली में कौन था? बरेली में थे खान बहादुर खान, ठीक है। तो खान बहादुर खान बरेली में, ठीक है। तो इनका भी नाम, आप ये सब नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो खान बहादुर खान बरेली के प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा। 10 मई 1857 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप मेरठ इसका राइट आंसर लिखिएगा। अच्छा, एक पहला इसको किसने कहा था कि ये आज़ादी का पहला विद्रोह है? बी.डी. सावरकर ने, है ना। इनकी एक बुक भी है, वो बुक पढ़िएगा आप, बहुत अच्छी किताब है बी.डी. सावरकर जी की, वो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। चलो, तो ये देखो कुछ मैंने प्रिंट आउट भी लगा दिया। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह सेकंड। अच्छा, इसको दमनकर्ता वैसे पूछा नहीं कभी, पूछेगा भी मुश्किल, बट दमनकर्ता का नाम लिख दिया मैंने, आप देख लीजिएगा एक बार। तो जॉन निकोलसन ने दिल्ली का दमन किया। लखनऊ के विद्रोह का दमन करने वाले हेनरी लॉरेंस। कानपुर के विद्रोह का दमन करने वाले सर कोलिन कैम्पबेल। झांसी एंड ग्वालियर का दमन करने वाले जनरल ह्यूज रोज। बरेली का दमन करने वाले बरेली में सर कोलिन कैम्पबेल। इलाहाबाद एंड बनारस में किसने? कोलोनल ऑन्सेल ने दमन किया। बिहार में किसने? विलियम टेलर ने, ठीक है। कुंवर सिंह यहाँ के नेता थे बिहार में, तो यहाँ विलियम टेलर ने इनका दमन किया, ठीक है। तो ये विद्रोह के दमन करता है, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ ले एसएससी। चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अब ये बताओ, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, ये कहाँ की बात है? हाई कोर्ट के बारे में बताओ, ये किस पार्ट में है? पहले बात तो हाई कोर्ट संविधान के किस पार्ट में है बताओ भाई? तो पार्ट नंबर 6, ओके। तो पार्ट 6 में है। कौन से आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 214 से 231 तक, ठीक है। तो 214 से 231 आर्टिकल नंबर। अच्छा, ये तो बहुत आसान होता है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो पहला ही आर्टिकल होगा यार, सबको पता है, ऑब्वियसली ये पता ही होता है हमें, है ना। चलो, तो 214 में आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 214 में क्या लिखा गया है? 214 में देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन स्टेट। तो लिखो, तो देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन अ स्टेट, ठीक है। तो इन अ स्टेट, ये इसका वाक्यांश है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आर्टिकल, पहले इसका आंसर तो हो गया, आर्टिकल 214 हो गया। अच्छा, 125 में क्या लिखा है? 125 में लिखा है जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या, कौन आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एंड सैलरीज, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लिखा है इसमें, अपॉइंटमेंट एंड सैलरीज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आर्टिकल 215 करो भाई। आर्टिकल 215 में क्या है? आर्टिकल 215 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब इसको रिकॉर्ड में रखा जाए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब, ठीक है। अब इसी में एक बात और कही गई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कही गई है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके बारे में कहा गया, इसके लिए पनिशमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेम बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कहाँ कही गई है? तो सेम बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कही गई है आर्टिकल 129 में। तो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 142, अच्छा आर्टिकल 142 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। अपने से देखिएगा इसमें क्या लिखा है, ये पढ़िएगा थोड़ा। आर्टिकल 216 में क्या लिखा हो? तो आप आर्टिकल 216 में चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एंड अदर जजेस, ठीक है। तो इनके बारे में है, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जैसा सोचेगा कहेगा वैसा होने वाला है।
तो प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आर्टिकल। ओके, तो 217 में क्या है, 217 में देखो, 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन टू ऑफिस, ठीक है। अपॉइंटमेंट है जजेस वगैरह का, तो अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो कंडीशंस ऑफ ऑफिस, कंडीशंस ऑफ ऑफिस ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस बाय प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट द्वारा ही डिसाइड होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करने वाला, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। ओथ कौन दिलाता है, नियुक्ति तो चलो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ओथ कौन दिलाएगा इनको, जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनको ओथ दिलाने वाला कौन हो, ओथ दिलाएगा गवर्नर। देखो, जबकि सुप्रीम कोर्ट के केस में अपॉइंटमेंट एंड ओथ दोनों कौन करता है, दोनों करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में दोनों प्रेसिडेंट करता है, बट अगर हाई कोर्ट इतने छोटे लेवल पे शपथ थोड़ी दिलाएगा, तो हाई कोर्ट के लिए जो शपथ होती है वो गवर्नर दिलाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हाई कोर्ट का जो जज होगा, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, 10 ईयर काम करो, 10 साल आप तो एडवोकेट रहो इन हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट रहो, या 10 साल कोई जुडिशियल ऑफिसर बन के रहो, ठीक है। 10 साल जुडिशियल, तो 10 साल जुडिशियल ऑफिसर रह चुके हो, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब टेन्योर कितना होता है, टेन्योर कार्यकाल, तो कार्यकाल देखो मिनिमम कुछ नहीं लिखा, बस 62 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है। और रिमूवल कैसे होता है इनका, देखो रिमूवल भी देख लो। अच्छा, तो जगह ही नहीं है यार, तो रिमूवल बताओ, तो रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल होता है इनका पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जब स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा आपको पारित कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट रिमूव कर देता है, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से अगर इनके खिलाफ पारित हो गया तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये किन केसेस पे मतलब मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो एक मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब ऐसे ही नहीं कि तुम कह दोगे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है। तो ये हो गया एक रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या हो गया, दूसरा इनकैपेसिटी, अक्षमता के आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये निकाला जा सकता है, ये आप ध्यान रखिए। इतनी बातें बस ध्यान रखना है आप हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 214 आर्टिकल नंबर, ठीक है। चलो आ जाओ, बाकी सब आर्टिकल हमने किए हैं, बाकी अगली क्लासेस में कवर हो जाएगा जो भी रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वदेशी आह्वान को 1905 के बनारस अधिवेशन में की अध्यक्षता में अपनाया। अब किसकी अध्यक्षता थी, तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, तो गोपाल कृष्ण गोखले, यही करेक्ट आंसर इनके। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे, तो ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु कौन था, तो बताओ, सुभाष चंद्र बोस का, एससी बोस का पॉलिटिकल गुरु कौन था, ये बताना है आपको। तो पॉलिटिकल गुरु ये बताओ, चलो ठीक है, तो ये आपको बताना है। इन्हीं का अच्छा, सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी इन्हीं से रिलेटेड है। सर्वेंट्स ऑफ, देखो यही तो कह रहे थे बच्चे, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ, चलो सही से लिख लो यार, तुम भी क्या याद करोगे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना करने वाले क्यों है, यही हैं, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये कब स्थापना की थी, 1905 में। तो अच्छा, तो देखो एक हुआ था हमारा बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल डिवीजन हुआ था, तो बंगाल पार्टीशन, ठीक है। तो बंगाल पार्टीशन के बारे में करो, ये कब हुआ था, ये हमारा 16 अक्टूबर 1905। तो इसी के विद्रोह में, इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमने ये किया था, ठीक है। तो इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए क्या हुआ, तो इसी का विरोध प्रदर्शन के लिए आईएनसी का अधिवेशन हुआ 1905 का। तो आईएनसी का 1905 का अधिवेशन हुआ, जो कि कहाँ हुआ, बनारस में। तो बनारस में हुआ, और इसकी अध्यक्षता करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको हेड किया, अरे यहाँ पे क्यों, तो इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको हेड किया, अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये आपको, और इसी में किसका प्रस्ताव रखा गया, स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया, स्वदेशी का प्रस्ताव, ठीक है। स्वदेशी का प्रस्ताव भी इसी में रखा गया, और इन्होंने बंगाल पार्टीशन को अस्वीकृत दर्शाने के लिए किया था, स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है।
पूर्ण स्वदेशी का नहीं, सिर्फ स्वदेशी का, स्वदेशी आह्वान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, और इसी के जस्ट बाद एक 1906 में हुआ था, 1906 का आईएनसी अधिवेशन। तो 1906 का आईएनसी अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था। इसके हेड कौन थे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेड कौन थे? ये अच्छा कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ। हेड थे अपने दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। तो दादा भाई इसके हेड थे। ये आपको ध्यान रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो आपको पता होगी ना ये बुक। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होगी ये बुक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इतनी बातें याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ? स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया गया। और क्या क्या हुआ इसमें? स्वदेशी अपनाने के लिए, स्वदेशी अपनाने की बात कही गई, स्वदेशी प्लस और क्या बात हुई इसमें? और बाइकॉट किया गया, ठीक है। मतलब अंग्रेजी वस्तुओं का बाइकॉट किया गया, जलाया गया। प्लस नेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई। ये सब बातें कब हुई? नेशनल एजुकेशन, बाइकॉट, स्वदेशी एंड स्वराज, ये चारों चीज़ें हुई 1906 के आईएनसी अधिवेशन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, और कौन है? मोतीलाल नेहरू के बारे में बताओ। तो मोतीलाल नेहरू, इनके बारे में बताओ, इनके बारे में क्या है? तो इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट इन्होंने कब दी? नेहरू रिपोर्ट इन्होंने जारी की 1920 में, ठीक है। तो 1920 में नेहरू रिपोर्ट देने वाला यही थे। और क्या देखते हैं? और है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताओ। तो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाहौर सेशन की अध्यक्षता की। तो लाहौर सेशन की जो अध्यक्षता थी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने की। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग की इसी अधिवेशन में मांग हुई। और ये कब हुआ था? 1929 में। इसी में और क्या हुआ था? 14 सूत्री कार्यक्रम भी लॉन्च किया था जिन्ना ने, है ना। तो उनकी 14 पॉइंट थे, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। बस इतना जवाहरलाल। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद जो आपका लास्ट ऑप्शन बच रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताओ। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद एक तो स्थायी अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना। फिर से वही लिख रहा हूँ। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और ये पहले प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कब हुए थे, कब बने थे? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए राजेंद्र प्रसाद जी। इसी दिन हमें नेशनल एंथम अपनाया। तो नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत भी इसी दिन हमने अपनाया, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अरे क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका, ठीक है। तो बनारस अधिवेशन 1905 में जो बंगाल पार्टीशन का विरोध करने के लिए था, वो आपने कर लिया पूरी अच्छी तरह से। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे क्या कहा जाता है? देखो, चक्रवात, साइक्लोन के बारे में जानते हो आप। साइक्लोन का क्या समझते हो? साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन क्या होता है? देखो, कैसे बताऊँ? तो साइक्लोन होते हैं, देखो, लो प्रेशर सिस्टम होता है। इसको चारों तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर, ठीक है। तो अब हवा कैसे चलती है? हवा चलती है हमारी हाई टू लो, ठीक है। तो हाई टू लो हवा की डायरेक्शन ये होगी। और ये घूमने कैसे लगते हैं? फिर इसमें क्या काम करता है? प्लस आता है हमारा कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। तो मैं किसी क्लास में कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में सही से पढ़ा दूंगा, पूरा तुम लोग समझ जाओगे। तो एक स्पेशल क्लास ही ले लेंगे अर्थ के लिए, ठीक है। तो कोरियोलिस इफेक्ट, जिससे ये घूमने लगती हैं हवा, ठीक है। हवा घूमने लगती हैं, ठीक है। अब इसी से क्या हो जाता है? हमारा चक्रवात का फॉर्मेशन हो। अच्छा, इसका जो सेंटर होता है ना, हम सेंटर देखेंगे अभी, आ जाओ। तो ये जो सेंटर होता है ना, देखो, लो प्रेशर सिस्टम है, सेंटर, इसको हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। तो साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको हम साइक्लोन की आई के नाम से जानते हैं, ठीक है। साइक्लोन की आई। और इन्हीं साइक्लोन से क्या बनता है? साइक्लोन से बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन इसी साइक्लोन्स के द्वारा बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोरियोलिस इफेक्ट वगैरह। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था इस कोरियोलिस इफेक्ट से नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं कैसे राइट मुड़ जाती हैं। अभी तो पिछली वाले क्वेश्चन में तो बताया कुछ। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या? लेफ्ट मुड़ जाती हैं हवाएं, ठीक है। तो वही इसमें भी काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये आपको पता होगा। तो अब नॉर्थ हेमिस में अब इतना पता है, लेफ्ट राइट घूमेगी। तो नॉर्थ हेमिस में क्या डायरेक्शन होने वाली है? तो नॉर्थ
हेमिस्फीयर में साइक्लोन की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगी, साउथ हेमिस्फीयर में होगी क्लॉकवाइज, इस कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो ये होने वाली है आपकी डायरेक्शन, अरे ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होने वाला, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा तुम लोग ये भी कर लो, एंटी साइक्लोन के बारे में भी कर लो। और तो एंटी साइक्लोन, तो एंटी साइक्लोन को बताओ, एंटी साइक्लोन का क्या सीन है। एंटी साइक्लोन का सीन है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेंटर पे हाई प्रेशर होता है, इसके चारों तरफ लो प्रेशर सिस्टम होता है, ठीक है। तो चारों तरफ लो प्रेशर सिस्टम होता है और हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो ये हो गई विंड डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो हाई प्रेशर सेंटर होता है इसमें। अच्छा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इनकी क्या डायरेक्शन होगी, मैंने भी आपको बताया साइक्लोन के बारे में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उतना ही याद कर लीजिए। साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे घूमते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉक घूमते हैं, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक। अगर हम इसको साउथ हेमिस्फीयर में पूछेंगे तो एंटी को हम क्लॉक कर देंगे, ठीक है। अगर हम एंटी साइक्लोन के बारे में पूछेंगे, एंटी साइक्लोन के बारे में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज और ये साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो अब समझ गए ना कैसे उल्टा करना है, बट उल्टा करना है एक चीज, ये सिर्फ इतना एक लाइन याद करनी, इतनी याद कर लो, बाकी सब आप बना ले जाओगे, ठीक है। सिर्फ इतना याद करना है आपको। चलो, तो कर लिया आपने। ये देखो, आप फिगर देख लो। तो ये देखो साइक्लोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये साइक्लोन है, ये आपका एंटी साइक्लोन। ये साइक्लोन हो गया, ये एंटी साइक्लोन हो गया। ये देखो बाहर की ओर हवा जा रही है, ये अंदर की ओर हवा आ रही है, ठीक है। क्योंकि हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो समझ में आ गया। चलो, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो डायरेक्शन भी इनकी देख लो आप, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या है भैया इसका, तो ऑप्शन, अच्छा ये अभी नाम बताना है इनके, चलो और नाम बता ही देते हैं फिर। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं भैया, देखो हरिकेन कहाँ कहते हैं, तो हरिकेन कहाँ कहते हैं, हरिकेन कहते हैं इनको अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में हरिकेन कहते हैं। इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में इनको साइक्लोन ही कहते हैं, हम जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं ना, तो साइक्लोन कहते हैं इंडिया में। विली विली कहाँ कहते हैं, विली विली, तो विली विली कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम विली विली है। और टाइफून, तो टाइफून का नाम कहाँ, टाइफून कहते हैं हम साउथ चाइना में, ठीक है। तो साउथ चाइना सी में टाइफून के नाम से, और यहीं पर आपका आता है फिलीपींस वगैरह, ठीक है। तो फिलीपींस, वियतनाम सब यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो फिलीपींस में इन्हें क्या कहते हैं, तो टाइफून, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा, साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बताओ। साइक्लोन कैपिटल इंडिया में किसको जाना जाता है, तो ये हम जानते हैं सुंदरवन को, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, ठीक है। चलो, ये ध्यान रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, अब ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये देखो करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक है। ये तो आपको पता है, करनाल हरियाणा इसका हो गया। अच्छा, लेदर का कहाँ है, लेदर का बताओ, लेदर हो गया। पल्सेस का हो गया, दालों का बताओ। ये क्वेश्चन आया था यार, पेट में पूछा गया था शायद, यूपी SSC का जो पेट एग्ज़ाम होता है। टेक्सटाइल वाला बताओ, टेक्सटाइल का कहाँ है। और कौन सा बताओगे, साल्ट एंड मरीन, ये बताओ, साल्ट एंड मरीन, ये भी हाल ही में किसी किसी एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो साल्ट एंड मरीन का बताओ, इनके कहाँ हैं, इनके सेंटर कहाँ स्थित हैं। तो लेदर का देखो, लेदर तो हो गया आपका कहाँ, ये तो आपका है चेन्नई में, है ना। तो चेन्नई में हो गया लेदर का संस्थान। पल्सेस के लिए कहाँ, पल्सेस वाला कानपुर में है आपका। और टेक्सटाइल का कहाँ, टेक्सटाइल का आपका अहमदाबाद, ठीक है। तो टेक्सटाइल का अहमदाबाद हो गया। और साल्ट एंड मरीन का क्या हो गया, साल्ट एंड मरीन का हो गया भावनगर गुजरात, क्योंकि यहीं पर होता है सबसे ज़्यादा नमक, ठीक है। तो भावनगर गुजरात में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो, गुजरात कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गुजरात, ये ध्यान रखिए। चलो, अच्छा तो कुछ और बताओ, चलो अब इतने में कहाँ होने वाला है आपका, है ना। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये स्थित है आपका दिल्ली में, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपका राजमुंद्री में है। अच्छा, कोई बता पाएगा राजमुंद्री कौन से स्टेट में है, तो राजमुंद्री आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र दिल्ली में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, तो चीनी का कानपुर में है,
ठीक है। तो चीनी का कानपुर में है। और चावल का कहाँ है, चावल राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो ये आपका कटक उड़ीसा, ठीक है। तो कटक उड़ीसा, तो कटक उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में स्थित है चावल का अनुसंधान, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, अभी तो हमने कम चमड़ा वाला किया है ना, चमड़ा वाला कहाँ किया, चेन्नई में है ना, तो चेन्नई कर लिया, इसको चेन्नई लिख लेना। तो केंद्रीय चमड़ा हो गया चेन्नई। केंद्रीय आलू, आलू शिमला मिर्च की सब्जी मैंने बताई थी आप, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपका शिमला में हो गया, केंद्रीय आलू शिमला में हो गया। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया, ये आपका कोयम्बटूर, ठीक है। तो कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो कोयम्बटूर हो गया। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान कौन, आपका कसारगोड़, ठीक है। तो कसारगोड़ में नारियल अनुसंधान केंद्र है। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपका हो गया लखनऊ में, ठीक है। तो औषधि अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो ये आपका देहरादून, देहरादून में पेट्रोलियम संस्थान है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी आपका लखनऊ में, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे बनने ही वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8, किरण का परावर्तित किरण से सामान्य सतह पर मापा गया कोण क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया, ये आपका है, आ जाओ पहले कर ही लेते हैं रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। तो परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन बताओ। तो प्रकाश का परावर्तन के देखो दो नियम होते हैं मेन, एक तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, देखो तो ये कोई सतह है आपकी, ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण आती है और ये प्रकाश किरण ये परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका सीन हो गया यहाँ पर अभिलंब डालो, ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक है। तो जैसे इसमें चित्र में देख सकते हो आप, ये अभिलंब हो गया। तो ये जो आपतन किरण है या आपतित किरण है, इसको आपतित किरण कहते हैं। और इसका और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कोण आई, इसको कोण ऐसे लिखो, कोण आई कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। अब ये जो परावर्तित किरण है, देखो ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण या कोण आर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका आपतन कोण। तो ये दोनों कोण आई बराबर कोण आर, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब देखो, ये जो आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया या परावर्तित, ये तीनों एक ही तल में तो स्थित हैं। तो ये दूसरा रॉ हो गया। तो यही तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, परावर्तित किरण से तो परावर्तन का कोण, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आपतन कोण, परावर्तन के कोण, ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। अब इसी के साथ आप रिफ्रैक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कर लो, ठीक है। तो ये भी क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, अब ये कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपको समझ आ गया ना, इसको इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे भी आप कह सकते हो, और इसको रिफ्लेक्टेड रे, ये तो आप पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है। चलो रिफ्रैक्शन करते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम स्नेल का नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं आप, अपवर्तन के नियम को स्नेल्स लॉ के नियम से जानते हैं, ठीक है। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित हैं, ठीक है। देखो, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, बिल्कुल स्थित हैं, ओके। चलो, दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण की ज्या, मतलब ज्या क्या कहते हैं, साइन, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर रहता है, जिसे माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात कहा जाता है। चलो मैं इसे समझाता हूँ आपको। देखो, तो पहले देखो, ये आपतित किरण हुई किसी, ये आपका हवा हो गई, देखो हवा हो गई, और हवा से कांच में कोई प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है। हवा से कांच में ऐसे बना ही लो आप लोग, ठीक है। चलो ये बना गया, इस पे आती है कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है। ये कोई प्रकाश किरण आई, जब एक और रूल है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, ठीक है, विरल से सघन में जाती है, जैसे हवा से कांच में जा रही है, ठीक है। तो विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण झुक जाती है थोड़ा, ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया, ये प्रकाश किरण थोड़ा झुक गई है अभिलंब की तरफ, ठीक है। तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक गई, इसको हम आगे और एक्सटेंड करते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसे बना लो, ठीक है। तो प्रकाश किरण झुक गए, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आपतन कोण की ज्या, मतलब ये साइन आई हो गया और ये साइन आर हो गया, ठीक है। तो ये अनुपात बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2, ठीक है। 1 क्या है, ये ऑप्शन माध्यम 1, ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है, साइन। अब ये आगे चल के
और फिर यहाँ पे अभिलंब डालो और फिर ये दूर हो जाएगी, क्योंकि सघन से अगर विरल में जाएगी तो फिर दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बट इनका अनुपात हमेशा इनके अपवर्तनांक के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ अपवर्तनांक बता दो, मैं आज यहीं पे लिख देता हूँ, आ जाओ। चलो, तो अप एयर का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का 1 होता है। वाटर का कितना होता है? वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, ठीक है। तो वाटर का अपवर्तनांक 1, और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का। तो डायमंड का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा 2.42, हाँ ठीक है। तो मैक्सिमम होता है 2.42। अच्छा, किसी को ग्लास का पता है? ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? ग्लास का अपवर्तनांक होता है 1.5, ठीक है। तो यही देखो, अपवर्तनांक, अपवर्तन की घटना ही है जिसके कारण हम सिक्का अगर बाल्टी में डालते हैं तो उठा हुआ दिखाई देता है ना। और क्या होता है? सिक्का हो गया, और लकड़ी जो पेंसिल डालते हैं तो टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सब आपके सूर्य उगने के 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये भी तारों का टिमटिमाना, ये सब अपवर्तन की घटनाएं हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी अपवर्तन की घटनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, डायमंड किसका उदाहरण है? डायमंड हमारा, अब डायमंड एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारे किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, अब ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। दोनों मैंने परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम दोनों करा दिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ गए यहाँ से तो आप लोग कर ले जाओगे आसानी से। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? देखो, अच्छा, वाहन में आप कैसे दर्पण लगाना चाहोगे कि इसमें दूर की वस्तु आपको पास में दिखाई दे, और उतना बड़ा नहीं, उससे छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे, लेकिन पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, है ना। तो ये चाहिए आपको। चलो, तो अब करते हैं। अच्छा, रमन से आपको रमन इफेक्ट पता है किसने दिया था? रमन इफेक्ट सीवी रमन ने दिया था, है ना। ये तो आपको पता है। तो हम इसमें क्या उपयोग करते हैं? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं इसमें हम। उत्तल दर्पण क्या करता है? देखो, तो ये उत्तल दर्पण, अच्छा, और हम कहाँ इसका यूज करते हैं? और हम इसका रिफ्लेक्शन इन स्ट्रीट लाइट में करते हैं। तो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन होता है स्ट्रीट लाइट में, तो उसमें भी करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इन स्ट्रीट लाइट, ओके, स्ट्रीट लाइट हो गया। और क्या हो गया? एटीएम में, एटीएम के जो सिक्योरिटी कैमरा होते हैं ना, सिक्योरिटी के लिए, तो एटीएम में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और क्या इसमें यूज करते हैं? सन ग्लासेस में भी हम यूज करते हैं कई बार, ठीक है। तो सन ग्लासेस में भी कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का हम यूज करते हैं। अच्छा, कनक्यू अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का यूज होता है अब मैग्नीफाइंग, मतलब चीज़ों को बड़ा करने में, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग में, तो मैग्नीफाइंग चीज़ों को बड़ा करने के लिए, बड़ा मतलब बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे डेंटिस्ट लोग करते हैं, तो डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका। और सेविंग के लिए हम यूज़ करते हैं जब दाढ़ी बनाते समय। सर्च लाइट में इसका यूज़ किया जाता है। सर्च लाइट जो होती हैं, मतलब, है ना, सर्च लाइट हो गई, और टॉर्च हो गया, ये रोशनी फैलाते हैं ना सारे। और सोलर ब्लास्ट फर्नेस, जो सोलर भट्टी होती है ना, तो इसमें लिखो, तो सोलर ब्लास्ट फर्नेस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। तो सोलर ब्लास्ट फर्नेस, ये इनमें सबका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? आपकी मैग्नीफाइंग करता है, चीज़ों को बड़ा करता है, मतलब प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। चलो, ये तो पता चल गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताओ। मायोपिया से क्या समझते हो? इसके निवारण के लिए क्या यूज करते हैं? मायोपिया हो गया, और हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तो ये, अरे क्या लिख रहा हूँ, तो हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया, इसका इनका बताओ। तो इनमें हम क्या यूज करते हैं? कौन सा लेंस यूज करते हैं? दर्पण नहीं यूज करते भाई, दर्पण नहीं करते। तो मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष होता है, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। हाइपर मेट्रोपिया का क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष मतलब, तो दूर दृष्टि मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब देखो, तो मायोपिया को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो मायोपिया को दूर करने के लिए हम कनकेव का प्रयोग करते हैं। तो कनकेव लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस मतलब
कनकेव लेंस का मतलब क्या हो गया, कनकेव मतलब अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो ये फोकल लेंथ होती है इनकी इनकी जो भी फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ फोकस दूरी, तो फोकल लेंथ जो भी होगी तो हमेशा पॉजिटिव होगी उत्तल लेंस के केस में, हमेशा पॉजिटिव, और हमेशा निगेटिव होगी अवतल लेंस के केस में, ठीक है। तो हमेशा होगी, ठीक है, इट डजेंट मैटर क्या है, ठीक है। चलो, अच्छा, प्लेन लेंस, प्लेन मिरर समतल दर्पण के बारे में बताओ। प्लेन दर्पण, तो प्लेन मिरर की क्या खास बातें हैं, तो प्लेन मिरर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ये भी, अब ये क्यों रह जाए। तो इसकी देखो जो फोकस दूरी होती है ना वो इन्फिनाइट होती है, इसीलिए इसकी पावर क्या होती है, पावर निकालते कैसे हैं, तो 1/, फोकस दूरी, जो भी ये फार्मूला होता है ना। तो इसमें रखो तो इसका इससे P बराबर 0 आ जाएगा, तो P बराबर फोकस इसका पावर 0 आ जाएगा। इसमें क्या होता है, दूरी जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी भी प्रतिबिंब की दूरी होती, तो U बराबर B होती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ठीक है, तो ये आप देखते ही हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आप क्लियर हो गई, तो आप इसका आंसर मार्क कर लो, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम वाहनों में, ठीक है। रमन का एक्सीडेंट मत कराना, तुम लोग सही लेंस देना उसे, ठीक है। चलो ये एसएससी पूछ रहा था ऐसे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भैया ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोशल लाइफ, आपकी डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पहले मैं करता हूँ आपका डिमांड कर्व बताता हूँ, ठीक है। डिमांड कर्व क्या होता है, तो डिमांड कर्व के बारे में देखते हैं। डिमांड कर्व है, ठीक है। डिमांड कर्व हो गया और एक का आपका सप्लाई कर्व भी हो गया, दोनों कर्व यहीं पर देख लो, तो डिमांड और सप्लाई कर्व, ठीक है। चलो, तो ये हो गई क्वांटिटी हो गई आपकी किलोग्राम में, ठीक है। तो क्वांटिटी हो गई किलोग्राम में, सही से बन जाए यार, चल ठीक है। और इधर प्राइस हो गया आपका रुपए में, ठीक है। तो प्राइस हो गया, तो इधर लिखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गया, इधर लिखो 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। चलो, किसी वस्तु की कीमत, मान लो कोई 1 दर्जन केले का रेट है, 1 दर्जन केलों का रेट है 10 रुपये पर दर्जन। अरे यार इतना सस्ता, आपने 5 दर्जन ले लिए, ठीक है, 5 दर्जन ले लिए। अब 20 रुपये दर्जन हो गया, तो नहीं यार 4 ही ले लो। 30 रुपये दर्जन और महंगा हो गया, तो यार 3 ही ले लो आज। 40 रुपये दर्जन, चलो 2 ही दर्जन ही ले लेते। 50 रुपये नहीं यार, बस 1 दर्जन कर दो भैया। तो ये आपका कर्व हो गया है, दिस इज योर कर्व, ओके। तो ये कर्व हो गया, ठीक है। चलो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम डाउनवर्ड, मतलब देखो ये डाउन हो गया ना, मतलब जैसे जैसे हमने इसका रेट कम किया इसकी डिमांड बढ़ती गई, तो मतलब डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड स्लोप है, इसको हमेशा इसको निगेटिव स्लोप के नाम से जानते हैं, निगेटिव स्लोप, ठीक है। तो निगेटिव स्लोप के रूप में जानते हैं। अब ध्यान आ गया, ये हमेशा डिमांड किसकी होगी, ग्राहक की, कंज्यूमर की होगी, ठीक है। तो कंज्यूमर की होगी डिमांड ग्राफ हो गया। अब आपको देखो इसको सप्लाई कर्व में, सप्लाई कर्व किसको, प्रोड्यूसर की होगी, मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा ना, तो प्रोड्यूसर या किसान लोग, मतलब टमाटर के ले लेते हैं, चलो। तो टमाटर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो एंड 5 किलो, ठीक है। तो वैसे ही इसमें प्राइस भी लिख लो, तो प्राइस लिखो 10, 20, 30, 40 एंड 50। चलो, अब 10 रुपये किलो टमाटर है, ठीक है। तुम्हारा 10 रुपये किलो, 10 रुपये है ये केजी में है, ठीक है। तो 10 रुपये किलो टमाटर है, तो यार तुम क्यों बेचोगे, तुम यार कहोगे यार क्यों ही लगाएं, चलो 1 किलो, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, टमाटर आपका निकल रहा है। अब 20 रुपये किलो हो गया, सर चलो थोड़ा बढ़ा दिया आपने मात्रा, 20 रुपये किलो में थोड़ा रेट बढ़ाया आपने, मतलब मात्रा बढ़ाई सप्लाई करने की। 30 रुपये, यार थोड़ा इस बार और लगाते हैं टमाटर, 30 रुपये किलो। 40 रुपये और बढ़ा दिया आपने मात्रा, 50 आपने और लगाया। तो ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, देखो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपवर्ड स्लोप, ठीक है। तो अपवर्ड स्लोप, तो ये आपको समझ आई चीज़ें कि नहीं, ये अब दोनों सप्लाई एंड डिमांड समझ आ गया। इसको हम पॉजिटिव स्लोप के रूप में भी देखते हैं, पॉजिटिव स्लोप के रूप में भी देखते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों डिमांड एंड सप्लाई समझ आ गया। फिर मैं आगे बढ़ाऊँ, अब देखो,
अब क्या हो गया, आपका रेट कैसे डिसाइड होता है, मार्केट में रेट कैसे डिसाइड होता है ये देखना है ना। तो मार्केट में रेट आपका ऐसे डिसाइड होता है, चलो यही यहीं पर देख लो, यहाँ पर जब कर रखा है मैंने, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला। तो मार्केट में रेट कैसे, जब देखो ये आपका सप्लाई वर्क है, ये आपका डिमांड वक्र है, डिमांड स्लोप है, जब दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट जो है ना, यहीं पर आपका प्राइस डिसाइड होगा कि इतने प्राइस में इतनी क्वांटिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपका प्राइस डिसाइड होने वाला है, ऐसे डिसाइड होता है प्राइस, ठीक है। चलो अब शिफ्ट इन कर्व देखते हैं, आ जाओ। तो कैसे शिफ्ट होता है इनमें, तो शिफ्ट इन कर्व, तो ये शिफ्ट भी तो होते हैं कम ज़्यादा होने पे, ठीक है। तो शिफ्ट कैसे होता है, चलो अब कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं इनमें, फैक्टर कौन कौन से डिपेंड करते हैं, एक तो होगी आपकी इनकम, इनकम से सप्लाई एंड डिमांड पे फ़र्क पड़े, बिल्कुल पड़े। एक तो हो गई प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। मतलब सप्लीमेंट्री कैसे, मतलब कॉम्प्लीमेंट, जैसे मोबाइल है तो उसके साथ सप्लीमेंट्री क्या होगा, चार्जर आपका टेम्पर्ड होगा, तो सप्लीमेंट्री बैक कवर वगैरह, तो ये सब सप्लीमेंट्री गुड्स के रूप में होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री गुड्स इनकी कीमत क्या है, ठीक है। और प्राइस ऑफ कम्पटिटिव गुड, ठीक है, कम्पटिटिव गुड, इस इनकी प्री प्राइस क्या है, मतलब जैसे यार, जैसे तुम क्या कहूँ, बाइक का रेट अगर बढ़ा दो, मान लो तुम स्कूटी बेच रहे हो, ठीक है, तुम स्कूटी बेच रहे हो और कोई बाइक बेच रहा है, तो वो तुम्हारा कंपटीटर हो गया ना। स्कूटी और बाइक तो एक ही काम के लिए यूज होते हैं, तो उसने बाइक की कीमत बढ़ा दी, तुम्हारी स्कूटी की कीमत, अब तुम्हारी स्कूटी की मांग अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। बाइक की कीमत उसने बढ़ाई है बट स्कूटी की मांग आपकी बढ़ रही है, तो ये फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ग्राफ के द्वारा करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका वक्र है मान लो, ठीक है। तो ये वक्र में अगर ये इधर आता है, लेफ्ट में आता है, इसको इनवर्ड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको इनवर्ड शिफ्ट या इसको लेफ्टवर्ड कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टमेंट होता है ये। अगर ये इधर जाता है, इसको आउटवर्ड शिफ्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आउटवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो राइट वर्ड शिफ्ट, ये दोनों फिनोमेना समझ लो, ठीक है। इसका मतलब होता है डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब होता है डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है। अब चलो मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है तो आप खरीदारी क्या करोगे, इनकम बढ़ती है तो आप खरीदारी अच्छी और ज़्यादा करोगे, और जितनी इनकम बढ़ती जाएगी आप खरीदारी भी करते ही जाओगे, तो राइटवर्ड शिफ्टमेंट होगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। मतलब आपने डिमांड इंक्रीज कर दी, अरे यार पैसा आप ज़्यादा कमाने लग गए हो, आप ज़्यादा फ्रूट खाओगे, ज़्यादा खाना खाओगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें लोगे, ठीक है। तो डिमांड तो बढ़ ही रही है। अब ये देखो सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जैसे मोबाइल है, मैंने मोबाइल का रेट बढ़ा दिया, मोबाइल की कीमत बढ़ गई, मोबाइल की कीमत बढ़ गई, तो भैया ये जो चार्जर और टेम्पर्ड वगैरह है ना, तो चार्जर हो गया, टेम्पर्ड हो गया या बैक कवर हो गया, इनकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, तो इनकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया जब मोबाइल ही नहीं बिक रहा रेट बढ़ने की वजह से, तो चार्जर और टेम्पलेट कैसे बिकेंगे, जब मोबाइल ही नहीं है लोगों के पास, तो इनका क्या करेंगे। तो ये हो गया, इसमें क्या लेफ्टवर्ड शिफ्टमेंट हो गया, इसमें क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मतलब डिमांड घट गई भैया, डिमांड घटी। अब कम्पिटिटिव गुड्स मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है देखो, अगर मैंने आपको बाइक वाला एग्जांपल दिया ना, बाइक की प्राइस बढ़ गई, तो बाइक की प्राइस बढ़ी तो आपकी स्कूटी, तो स्कूटी की डिमांड बढ़ेगी, तो स्कूटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये होता है भैया। जब जब भिंडी का रेट बढ़ता है ना, तो आप आलू ही खाते हो, है ना। भिंडी का रेट बढ़ने पे आलू खाते हो, ये समझ लो आप, ठीक है। तो ये इतने बातें पता चले कैसे शिफ्ट, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपकी कंपनी का फायदा हो रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रही, राइट वर्ड शिफ्ट, तो राइट वर्ड शिफ्ट में हो गया, ठीक है। तो राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलो ये देखो, ऐसे ही देख लो, ये देखो मैंने ग्राफ बना रखे हैं, तो ये जब देखो तो ये सप्लाई के लिए राइटवर्ड शिफ्ट है, मतलब सप्लाई बढ़ रही है, ये डिमांड के लिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, मतलब डिमांड घट रही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया, आप अपने से बना सकते हो, ऐसे प्राइस डिसाइड होती है। अच्छा कुछ और गुड्स हैं, उनके बारे में देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो उनको क्या कहते हैं, बेबलेन बेबलेन गुड्स के बारे में बताओ। तो बेबलेन गुड्स कैसी गुड्स होती हैं, बेबलेन गुड्स बताओ और गिफेन गुड्स बताओ। तो बेबलेन गुड्स एंड गिफेन गुड्स, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में और कर लेते हैं। चलो, तो बेबलेन गुड्स क्या होती हैं, देखो इनकी प्राइस बढ़ती है, जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, महंगी भी हो रही है डिमांड भी बढ़ रही है, बिल्कुल होती है। जैसे आप ले लो अपना कटा हुआ सेब, कटा हुआ सेब मतलब एप्पल,
यार जब महंगा होगा ना यार, इतना महंगा हो गया, अब तो स्टेटस की बात है ना, इतना महंगा फ़ोन लिया, स्टेटस दिखाने के लिए लोग करते हैं ये सब कि यार उसके पास आईफोन 16 है, उसके पास 18 है, उसके पास आईफोन 50 है। तो इससे आपका स्टेटस बनेगा, भले महंगी हो रही हैं चीज़ें बट आप खरीद रहे हो, हैं, डिमांड बढ़ रही। गिफ्ट एंड गुड्स क्या होती हैं, आप महंगी हो या सस्ती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रोटी, यार खाना तो खाना है, पानी तो पीना है, रोटी तो खानी ही है ना। रोटी महंगी हो तो क्या आटे का रेट बढ़े ना बढ़े, डिमांड में ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं आता। आप 4 रोटी से 3 रोटी नहीं करते हो यार, मेरे हिसाब से तो नहीं करते, कोई कर दे तो अलग बात है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आप इसमें क्या है, ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे। यही डिमांड फंक्शन एक ग्राफिकल बिल्कुल है, यह प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता मांगी हुई मात्रा देता है, बिल्कुल। तो क्या कौन सा कथन सही है, तो बोथ सही है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। देखो एसएससी सीजीएल की डेट्स आ गई, अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने हैं, जून से आपके फॉर्म भरे जाने हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। रिवीजन आप अपने टॉप गियर पे लगा दो, अब कोई रेस्ट का टाइम नहीं बचा। मॉक डेली दो, मॉक डेली लगाओ मॉक तुम लोग, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।